नमस्कार दोस्तों। आज मैं सीसेट की तैयारी से संबंधित एक फार्मूला देने वाला हूं। अगर आप इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अभी आपके पास समय है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर अगले साल एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसा फार्मूला है जिसे अगर आपने समझ लिया और इस पे काम किया, इसे अप्लाई किया, तो सीसेट निकालना आपके लिए एक खेल हो जाएगा। लेकिन इसका एक दूसरा साइड है कि अगर आपने इसे इग्नोर किया, इसे छोड़ करके कुछ भी पढ़ा, दुनिया का कोई भी काम किया, तो सीसेट तो नहीं निकलने वाला। और ये मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा हूँ, अभी जब आगे बढ़ेंगे, इस पे बात होगी, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर इसमें है क्या। ये कोर है। आप कह सकते हैं कि सीसेट की तैयारी की जान है। अगर आप इसे निकाल दें तो सीसेट की तैयारी के नाम पे कुछ नहीं बचेगा। और इस फार्मूले को मैंने नाम दिया है 3S फार्मूला। एक एक करके बात करेंगे कि ये 3S फार्मूला क्या है। ये नाम मैंने अपनी तरफ से ईजाद किए हैं, ठीक है। हम सीक्वेंस में बात करेंगे। 3S मतलब 3S हैं और उन पे हमें काम करना है, ठीक है। पहला कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, तीसरा, ये तीनों एक सीक्वेंस में आएंगे। हो सकता है कि ये जो S का जो मैं पूरा फुल फॉर्म बताऊं तो वो शब्द आपने कहीं ना कहीं सुना हो, लेकिन जो बातें इसमें मैं बताने वाला हूं वो अपने आप में एकदम यूनिक हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सीसेट निकालना है तो ध्यान से समझिएगा। आज की सबसे बड़ी समस्या कुछ लोगों के लिए ये हो गई है कि जीएस तो बढ़िया है लेकिन सीसेट में फंस जा रहे हैं। और इसमें सिर्फ हिंदी मीडियम की बात नहीं है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम की बात नहीं है। जिस मीडियम से आप तैयारी करते हैं, सीसेट इस समय एक चैलेंज बन गया है। और इसलिए इस चीज़ को, इस फार्मूले को समझना एक तरह से अनिवार्य है। ध्यान से समझिए। इस 3S में पहला S क्या है? पहला S है सिलेबस। अब आप सोचेंगे क्या, अरे ये कौन सी नई बात बता दी। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। सिलेबस दो तरह का होता है। एक सिलेबस वो है जो यूपीएससी ने आपको बताया है, या फिर अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं तो आयोग ने आपको बताया है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे सीसेट में, इस तरह का। आप छोटा सा कहीं देख लेंगे कि हाँ ये लिख के दिया गया है। एक वो सिलेबस है। इसमें एक दूसरा सिलेबस होता है जो आप तैयार करते हैं। एकदम बारीकी से समझिएगा इस चीज़ को। एक सिलेबस वो है जो आयोग ने आपको दिया है और एक सिलेबस वो है जो आपने तैयार किया, और दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि आयोग ने आपको बताया है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, कि मैथ से क्वेश्चंस आ जाएंगे, रीजनिंग से क्वेश्चंस आ जाएंगे, कंप्रीहेंशन आ जाएगा। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं तो हिंदी के क्वेश्चंस आ जाएंगे, इंग्लिश के आ जाएंगे, ये सब चीज़ें। एक दूसरा हिस्सा है सिलेबस का जो आप तैयार करते हैं, और वो क्या है, आपने ये लिखा है सिलेबस में कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। ध्यान दीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। एक वो सिलेबस है जिसमें बताया गया है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, और एक सिलेबस वो है जिसे आपने तैयार किया है जिसमें आपने ये लिखा है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि आपने एक लिस्ट बनाई है जिसमें लिखा हुआ है कि ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और ये लिखना क्यों ज़रूरी है, आपको अच्छे से पता है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है सीसेट वाला। आपको इसे क्वालिफाई करना है। अगर आपने अच्छे से जान लिया कि ये वो टॉपिक्स है जहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बहुत सारे चीज़ों को आप इग्नोर करते हुए कुछ ही टॉपिक्स को तैयार करके बहुत आसानी से प्री निकाल सकते हैं, सीसेट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये अनिवार्य है। अब देखिए, जिनको एग्ज़ाम देना है, अभी करीब एग्ज़ाम है, तो वो थोड़ा सा टेंशन में आ सकते हैं कि अरे भाई ये तो मैंने किया नहीं। जिन्होंने नहीं किया, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी चैनल पर सीसेट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ मैंने बताया है कि यूपीएससी में कहाँ कहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा आते हैं, आप उन्हें तैयार कर लीजिए। थोड़े से टॉपिक्स हैं, और यूपीपीसीएस के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है। तो ये काम तो मैंने आपका कर दिया है। इसके बिना आप सोचिए कि क्या कर लेंगे आप। अगर आपको ये नहीं पता है कि कहाँ से प्रश्न आते हैं, हमें क्या पढ़ना है, तो आप क्या कर लेंगे, सोच लीजिए। सीसेट की तैयारी में आप क्या करेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कौन सी बात होगी सीसेट में। ये आधार है, ये शुरुआत है, और यही वो चीज़ है जहाँ से हम आगे बढ़ते हुए सेकेंड स्टेप पे जा सकते हैं, सेकेंड एस तक जा सकते हैं। इसके बिना यहाँ आप आ ही नहीं सकते। आएंगे किस आधार पे आएंगे? अब वो सेकेंड एस क्या है आपके दिमाग में आना चाहिए। इस 3S फार्मूले में सेकेंड एस है स्ट्रेंथ, आपकी मजबूती।
आपने देख लिया कि हाँ यहाँ से प्रश्न आते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप कहाँ ठहरते हैं, आपकी मजबूती किस में है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते। और एक मज़ेदार बात बताऊं, इस दुनिया में कोई और नहीं बता सकता कि आपकी मजबूती क्या है। तुक्के से मान लीजिए आप मेरे सामने बैठे हैं, बात हो रही है और किसी फार्मूले पे बात हो रही है, मैथ के किसी चीज़ पे बात हो रही है, तो हो सकता है कि मैं इंप्रेस हो जाऊं कि हाँ आपका मैथ अच्छा है, लेकिन अंदर से आपको पता है कि आपका मैथ अच्छा है कि नहीं है। रीजनिंग मैं सोच सकता हूँ कि आपकी ख़राब है, लेकिन हो सकता है कि रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी है। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है ये मैं नहीं बता सकता, कोई टीचर नहीं बता सकता, कोई इंसान नहीं बता सकता सिवाय आपके। आपको पता करना पड़ेगा, लेकिन पता करेंगे कैसे? ये जो पहला ऐसा है ना, ये आपको बताएगा कि इसके आधार पे आप देखिए। जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ नहीं जानते तब तक आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत करेंगे और भटकेंगे। मैं फिर से याद दिलाऊं कि ये क्वालिफाई करना है, 33% लेके आने हैं, क्वालिफाई करना है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ जानते हैं, जब आप जानते हैं कि आप इस हिस्से पर फोकस करते हैं, बड़ा बढ़िया इसमें स्कोर करेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके लिए सोचिए कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा चीज़ों को हैंडल करना। जिनको पता ही नहीं है कि वो किस में क्या कर सकते हैं, वो हर जगह हाथ पैर मारते हैं और कुछ नहीं होता, परेशान रहते हैं। और इसका प्रभाव पता है, जीएस की तैयारी में पड़ता है, वहाँ भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इसीलिए आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर आपका मैथ ठीक ठाक है तो मैथ में कौन कौन से चैप्टर्स आपको आते हैं। और देखिए पहले इस पे वापस जाइए कि क्या वहाँ से प्रश्न आते हैं। अगर आपकी रीजनिंग आपको लगता है कि ठीक है तो वापस जाके देखिए कि वहाँ से प्रश्न किस किस तरह के आते हैं। ये दूसरा हिस्सा है। स्ट्रेंथ में एक चीज़ तो आपको हो सकता है कि कभी कभी हमें भ्रम भी हो जाता है ये मज़ेदार चीज़ है। कभी कभी हमें खुद को भी भ्रम हो जाता है कि हम इसमें बहुत अच्छे हैं। तो उसे टेस्ट करने के लिए आपको वापस जाना पड़ेगा इस सिलेबस पे जिसको आपने लिस्ट के तौर पे लिखा है कि यहाँ से प्रश्न आते हैं, और जाकर देखिए कि अगर आपकी लॉजिकल रीजनिंग ठीक है तो क्या वहाँ से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पर आप बढ़िया कर रहे हैं, कि अगर आपका मैथ ठीक है तो क्या यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं ठीक ठाक, अगर आपका कंप्रिहेंशन बढ़िया है तो क्या ये हो पा रहा है। और इससे पक्का हो जाएगा कि आपकी मजबूती किस चीज़ में है। इसके बाद आपका समय बच जाएगा, इसके बाद आपकी टेंशन दूर हो जाएगी, और इसके बाद आप इस लायक हो जाएंगे कि आप तीसरे एस तक पहुँचें। इन तीनों में से ना किसी एक को आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आप समझदार हैं, अगर आपने तैयारी की है, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो लोग अभी उतने मैच्योर नहीं हैं उनको हो सकता है कि लगे कि ये क्या बातें हो रही हैं, लेकिन जिन्होंने क्वालिफाई किया है सीसेट, पहले अगर आप उन्हें क्वालिफाई किया है दोबारा देख रहे हैं, वो अच्छे से समझ रहे हैं, या गंभीर तरीके से आपने तैयारी किया है, आप जानते हैं एक एक चीज़ को, कहीं से पढ़ा है सुना है, तब भी आप समझ पाएंगे कि इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ को स्किप करके सीसेट की तैयारी नहीं की जा सकती। ध्यान से समझिए। अब तीसरा एस क्या है? आपने ये लिस्ट बना ली, आपने जान लिया कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपका सिलेबस आपके अनुसार, ठीक है। बाकी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने ये जान लिया कि हाँ इतने हम तैयार कर लेंगे, यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद आपने ये जान लिया कि आपकी स्ट्रेंथ किस में है, तो आप उस पर फोकस करेंगे, उसे और बेहतर बनाएंगे। जो नहीं आता है उसे थोड़ा बहुत देखेंगे और चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को एक सेफ जोन में रखा हुआ है कि इतना हम कर लेंगे, हो जाएगा, क्वालिफाई करना है, बाकी समय जो है हम फर्स्ट पेपर पे लगाएंगे, वहाँ हमारे मार्क्स जोड़े जाएंगे और उसी के आधार पे सिलेक्शन होगा, ठीक है ना, प्री हम निकाल पाएंगे। तो अब तीसरा एस क्या है? तीसरा एस है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब ये नहीं कि कितने घंटे सीसेट पढ़ना चाहिए और कब पढ़ना चाहिए, कितने प्रश्न हल करने चाहिए, मतलब प्रैक्टिस के दौरान, ये वाली स्ट्रेटजी नहीं। फिर कौन सी स्ट्रेटजी? ध्यान से समझिए। ये स्ट्रेटजी आपकी खुद की ऐसी होगी कि आप किस तरह से प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें कई बातें शामिल हैं। किस तरह से क्या मतलब है? एग्ज़ाम से पहले आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर कि इसी सेट के प्रश्नों को कैसे हल करें, तो आपको बताया जाएगा। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि पहले तुम मैथ के क्वेश्चन हल कर लो, पहले तुम रीजनिंग के क्वेश्चंस हल कर लो, पहले ये कर लो, पहले वो कर लो। इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो व्यक्ति बता रहा है वो कहीं ना कहीं वो अपने हिसाब से बता रहा है। उसे नहीं पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसे नहीं पता है कि आपने कितनी तैयारी की है, कितनी नहीं की है। तो आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि मुझे कैसे प्रश्नों को हल करना है, किस तरह के प्रश्नों को पहले लेना है। हालांकि काफ़ी बढ़िया तरीके से मैंने आपको बताया है
कि आप कैसे प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें मैंने स्ट्रेटजी नहीं बताई है, आपके काम को आसान किया है कि आप क्या क्या बातें ध्यान में रख के प्रश्न हल करेंगे। सीसेट का मज़ा आ जाएगा, बहुत आसानी से आप चीज़ें कर पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद मैंने इस बात का स्कोप रखा है कि आप खुद से ये तय करें कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। यानी कि आप अपने स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हैं। अगर आपका मैथ अच्छा है, पहले मैथ के क्वेश्चंस को हल कर लीजिए। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो पहले रीजनिंग के कुछ प्रश्नों को हल कर लीजिए। लेकिन एक हिदायत मैं यहाँ देना चाहूँगा, और ये ऐसी चीज़ है ना जो हमारे लिए कभी कभी घातक हो सकती है अगर हम इसे इग्नोर करें। पता है क्या, जिस चीज़ को हमें लगता है कि हमारी स्ट्रेंथ है ना, उसके साथ हमारा ईगो जुड़ जाता है, हमारा घमंड जुड़ जाता है। और जब हम उस तरह के प्रश्नों को, जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपका मैथ ठीक है, इसके साथ आपका घमंड है, आपको शायद पता हो चाहे ना हो। और ये कब दिखेगा, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा और एक सिंपल सा क्वेश्चन मैथ का फंसने लगेगा, आप उसे बार बार हल करने की कोशिश कर रहे हैं और फंसने लगेगा, तो आपके अंदर से आएगा कि यार मेरी स्ट्रेंथ इसी में है और मैं इसे ही छोड़ दूँ, इसको तो मैं औकात इसकी याद दिला के रहूँगा। और जितना आप एनर्जी उस पर लगाते हैं उतने एनर्जी कहीं और लगा के कई प्रश्न हल कर सकते थे। लेकिन हमारा घमंड हमारे सामने आ जाता है कि मेरा कंप्रीहेंशन अच्छा है तो मैं तो इसको करके रहूँगा, इसके बाद ही आगे बढ़ूँगा। मेरी रीजनिंग अच्छी है तो मैं इसे करके रहूँगा। नहीं, बड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है ना, उसमें भी ये चीज़ मान के चलिए कि जब एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपको फंसाएंगे, जो आपके साथ खिलवाड़ करेंगे। उसके बारे में भी मैंने बात की है। उसे आप मार्क करिए कोई एक अलग तरीके से कि हाँ इसे देखना है दोबारा, उसे छोड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि समय बीत रहा है, 2 घंटे का समय है और आपको क्वेश्चन हल करने हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये अपवाद के तौर पे कह लीजिए या फिर एक हिदायत के तौर पे कि आप जब आप अपनी स्ट्रेंथ को ध्यान में रख के स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि हमें अपने घमंड को बीच में नहीं लाना कि पहले हमारा मैथ कम मजबूत है तो सारे मैथ के हल करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 10 मिनट लेके चले जाए कोई, नहीं, ऐसे नहीं। यहाँ पे ये इमेच्योरिटी का जो है सबूत है कि आप मैच्योर नहीं हैं, आप समझदार नहीं हैं, कि आप फंस गए एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि मैं पहले किस तरह के क्वेश्चंस को हल करूँगा या हल करूँगी, ठीक, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये स्ट्रेटजी आपकी पक्की होगी कैसे, अभी आपके पास समय है। ये जो स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं, ये कैसे आप जानेंगे कि ये सही है, ये काम कर रही है। आपके पास समय, अभी एग्ज़ाम देने तो नहीं जा रहे हैं ना। अगर एग्ज़ाम एक दिन बाद भी है, मान लेते हैं कि आप इस वीडियो को एग्ज़ाम से 2 दिन पहले देख रहे हैं, तब भी आप इसे ट्राई करिए, ठीक है। आप अपने स्ट्रेंथ जानते हैं, सिलेबस के हिसाब से आपने तैयारी की है, अपने हिसाब से सिलेबस तैयार किया है कि हाँ यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपने अपने तरीके से प्रश्न को हल करना है, ठीक है, और देखना है कि मैं ये तरीका अपनाऊं तो क्या 2 घंटे में इतने क्वेश्चंस, मान लेते हैं 100 क्वेश्चंस में से हमें टारगेट बनाना है, हमें 40-45 करना है, क्या हम इतना कर पा रहे हैं, और क्या माइनस मार्किंग वगैरह करके हम 30 के आसपास आ जा रहे हैं, यानी कि आसानी से सेट क्वालिफाई कर पा रहे हैं। अगर ये चीज़ नहीं है ना, तो आपने लिस्ट भी तैयार कर ली है, आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी तैयार कर लिए हैं, ठीक, लेकिन आप फंस जाएंगे जब आपके पास अपनी प्राथमिकता नहीं होगी कि किस तरह के प्रश्नों को पहले हल करना है। तो हो सकता है कि आगे चल के आपने पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन अभी देखा है, आगे चल के हो सकता है कि ढेर सारे आसान प्रश्न आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप फंस गए कहीं और, क्योंकि आपके पास कोई प्राथमिकता नहीं थी कि आप किसे पहले हल करेंगे, किसे बाद में हल करेंगे। और आप ऐसे प्रश्नों पे अपना सारा समय, सारी एनर्जी ख़त्म कर देते हैं जो छोड़े जा सकते थे, जिनके जगह पे कुछ और बेहतर किया जा सकता था। इसलिए ये तीसरा एस अनिवार्य है, तीनों अनिवार्य हैं। इनके अलावा आप ज़रा सोचिए, ये जो 3 बातें मैंने बताई हैं, क्या इसके अलावा कुछ भी करके सीसेट निकाला जा सकता है? ज़रा विचार करिए। ये ऐसे पिलर्स हैं, ऐसे स्तंभ हैं जिनके बिना सीसेट की तैयारी हो ही नहीं सकती, कुछ नहीं किया जा सकता, इसके अलावा बचा ही क्या है। तो इसीलिए आप इसी तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अगर सीसेट की तैयारी करते हैं, बहुत आसानी से सीसेट निकल जाएगा। लेकिन अगर इसे छोड़ दिया जाए तो कुछ नहीं होगा। अभी आपके पास समय है, आप इस बात को ध्यान में रख के तैयारी करिए, हो जाएगा। अगले साल आपको तैयारी करनी है, अगले साल एग्ज़ाम देना है, तो और अच्छी बात है, आपके पास पर्याप्त समय है। इसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को व्यवस्थित रूप दीजिए और आराम से सफल होइए, ठीक है जी। तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं
नमस्कार।